तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है M&T क्लासेस में। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर जो कि मैक्सिमम प्रश्न ट्रांसफार्मर से को करने वाले हैं अपन। तो अपन सीधा प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास ट्रांसफार्मर से संबंधित। साधारण ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? साधारण ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। मेनली अपन जानते हैं कि ट्रांसफार्मर इंडक्शन सिद्धांत पर ही कार्य करता है, लेकिन साधारण ट्रांसफार्मर की बात पूछी गई है तो अपना आंसर भी राइट हो जाएगा यहाँ पर, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। यदि यही प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत यदि पूछता तो उसका ऑप्शन अपना ए राइट हो जाता, स्वयं प्रेरण सिद्धांत, जिसे अपन सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत का अन्य नाम म्यूचुअल इंडक्शन भी आ सकता है, तो वो भी अपना राइट रहेगा। साधारण ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो अपना ऑप्शन बी राइट है, अन्योन्य प्रेरण, या फिर अंग्रेजी में यदि आए तो म्यूचुअल इंडक्शन। आते हैं प्रश्न 2 पर। ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक का कितना भाग खाली रहता है? मतलब कि उसमें जो ऑयल अपन डालते हैं उससे जो कंजर्वेटर टैंक सबसे ऊपरी टैंक जुड़ा रहता है ट्रांसफार्मर से, उसका कितना भाग खाली रहता है? तो यहाँ पर अपना आंसर डी राइट हो जाएगा, 1/4 भाग जो है खाली रहता है। वहीं यदि कई बार प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कि कितना भाग भरा होता है, 1/4 खाली होता है तो 3/4 भाग जो है वो भरा होता है। मतलब कि 4 में से 3 भाग, कई जगह ऑप्शन आधे से थोड़ा ऊपर इस प्रकार भी मिलेगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 3/4 भाग भरा होता है, जबकि खाली करने में 1/4 भाग, 4 में से 1 हिस्सा खाली रहता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर आते हैं अपन। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? ट्रांसफार्मर क्योंकि प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है तो हमेशा एसी पर ही कार्य करेगा, तो अपना यहाँ पर आंसर कौन सी धारा प्रवाहित होती है, कौन सी वोल्टेज प्रवाहित होती है, तो हमेशा एसी ही वोल्टेज को ही अपन राइट करेंगे। डीसी पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता क्योंकि डीसी की कोई वेव नहीं होती है और फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। बिल्कुल अपन जानते हैं एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। तीसरा जो अपना ऑप्शन है पल्सेटिंग डीसी, वो डीसी का ही अन्य प्रकार है, तो अपना आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा एसी, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट सिद्धांत पर कार्य करता है, अल्टरनेटिंग धारा पर कार्य करता है। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम होती है 90 to 98%। कई जगह अपने को ऑप्शन में 92 से 98% भी मिलेगा, तो अपना आंसर मैक्सिमम 98% तक है, वही करना है। यहाँ पर 90 से 98% दिया हुआ, तो डी ऑप्शन अपना राइट रहेगा। इतनी अधिक दक्षता क्यों होती है? क्योंकि अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल पार्ट, सचल पुर्जा नहीं है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम होती है। यदि सचल पुर्जा होता जैसे कि अपने मोटरों में होता है, तो वहाँ पर लो हानियाँ, ताम्र हानियाँ, घर्षण हानियाँ, सारी चीज़ें बढ़ जाती है। घर्षण से, फ्रिक्शन के कारण और हानियाँ में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर कोई सचल पुर्जा नहीं होता है, इसलिए इसकी मैक्सिमम दक्षता जो है 90 to 98% होती है। डी ऑप्शन की अपन और जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा रोकने का उपाय क्या है? भंवर धारा मतलब कि एडी करंट। एडी करंट सबसे पहले अपने को ये समझना होती क्या है। एडी करंट वो होती है जो अनावश्यक प्रकार की धाराएं होती हैं, जिसकी अपने को ज़रूरत नहीं होती है फिर भी वो उत्पन्न हो जाती है। किस में होती है? कोर में, मैक्सिमम जो है कोर में, जिससे कि कोर गर्म भी हो जाती है। तो यहाँ पर अपन रोकने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए, और उसी कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं अपन, जिससे कि भंवर धारा, अनावश्यक प्रकार की धाराएं पैदा उत्पन्न ना हो। उसी को कम किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन की ओर जाएंगे अपन। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा रोकने का उपाय कोर को लेमिनेटेड करना है।
अगला प्रश्न की ओर जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा जाता है। अपन ने क्वेश्चन में पहले भी देखा, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक दोनों में ही ऑयल भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक कुछ भाग खाली होता है, 1/4 हिस्सा जो है उसका खाली रहता है। तो अपने यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है, तो अपन जाएंगे ऑयल की ओर। तो ऑयल ऑप्शन, कौन सा ऑयल पूछ लेता है, तो मोबिल ऑयल अपन या खनिज तेल जिसे कहते हैं वो डालेंगे। अगला प्रश्न है अपने पास, नमी सोखने के बाद ब्रीदर में जो सिलिका जेल होती है उसका रंग कैसा हो जाता है। ब्रीदर में जो सिलिका जेल होती है उसका रंग नमी सोखने से पहले अलग होता है, जबकि नमी प्रवेश करने के बाद अलग आ जाता है। क्योंकि ब्रीदर का हिंदी वर्जन जो है श्वसक है, वो सांस लेने देने की तरह कार्य करता है। जैसे अपने नाक करता है उसी प्रकार ट्रांसफार्मर में श्वास लेना श्वसक की भांति कार्य करता है ब्रीदर। तो ब्रीदर में यदि सिलिका जेल भरा हुआ है, अपन ने से पहली बार भरा है, नया है, तो वो हमेशा नीला रहेगा। जब नमी नहीं सोखता, जब कोई नमी प्रवेश नहीं की, उस समय नीला होता है। लेकिन यदि बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो नमी सोखने के बाद उसका रंग गुलाबी हो जाता है, गुलाबी रंग की हो जाती है सिलिका जेल नमी सोखने के बाद। यहाँ पर नीले की जगह कई जगह ऑप्शन में आसमानी भी मिलेगा, तो दोनों सेम ही है ऑप्शन। बिना नमी सोखे जब शुष्क अवस्था में होता है तो नीला या आसमानी हो सकता है, जबकि नमी सोखने के बाद गुलाबी रंग का हो जाता है सिलिका जेल। अगला प्रश्न अपना, लाइटिंग परिपथ में कितने वाट का लोड होता है। तो लाइटिंग परिपथ में मतलब कि लाइट एंड फैन परिपथ की बात कर रहा है, तो उसमें 800 वाट का ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। 800 वाट का अधिकतम लोड होता है, जबकि बिंदुओं की यदि बात की जाए तो 10 बिंदु से अधिकतम नहीं होना चाहिए और लोड जो है 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इसी प्रश्न की बात करें तो पावर के लिए यदि कहे, पावर परिपथ के लिए, तो उसके अपन जाएंगे सी ऑप्शन की ओर, 3000 वाट। और बिंदुओं की यदि संख्या पूछ ले तो 2 बिंदु से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो लाइट एंड फैन परिपथ के लिए यहाँ पर लोड जो है 800 वाट होना चाहिए, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ओपन सर्किट में प्रतिरोध कितना होता है। मतलब कि अपने पास वायर है जो कि ओपन है बीच में से, तो ओपन है तो क्योंकि वायर यदि मेगर का एक टर्मिनल यहाँ इस सिरे पर टच करें और दूसरा अंतिम सिरे पर, क्योंकि दोनों का मेल मिलाप नहीं हो रहा, यहाँ से टूटा हुआ है, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमेशा अनंत दर्शाएगा। यदि यही अपने को पूछ लेता शॉर्ट सर्किट में, यदि शॉर्ट सर्किट में पूछ लेता तो अपन यहाँ बी ऑप्शन की ओर जाते, 0 होता है, जबकि ओपन सर्किट में अनंत होता है। यदि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में धारा भी अपने से पूछ ले, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाता है शॉर्ट सर्किट अवस्था में, तो धारा जो है अनंत गुजरेगी, अपन मैक्सिमम उस मार्ग से गुजरेगी। अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि ओपन सर्किट की पूछा है तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध जो है अनंत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अपने से कह रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या होती है। अब आउटपुट धारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ वोल्टेज का बात कर रहा है, तो वोल्टेज को यदि स्टेप डाउन करेगा तो अपन जानते हैं कि टर्नों की संख्या में कमी आ जाएगी, और टर्नों की संख्या में कमी आने से धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी। जबकि यही बात उल्टी कह दी जाए स्टेप अप की, तो वहाँ पर धारा के मान में कमी आ जाती है, क्योंकि टर्नों की संख्या बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान में वृद्धि या कमी आती है। टर्न यदि अधिक लगाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी अधिक होगा, जिससे धारा के मान में कमी, और टर्न यदि कम, लपेट यदि कम लगाएंगे तो रेजिस्टेंस के मान में भी कमी होगी, जिससे धारा के मान में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि आउटपुट धारा जो है बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर में एक्स भाग का नाम क्या है। ट्रांसफार्मर का
ये डायग्राम अपने को दिखाया गया है। एक्स भाग का नाम क्या है जो अपने को तीर का निशान से इंगित किया गया है, तो ये इसे अपन कहते हैं बुशिंग। जो ये दिखाई दे रही हैं बिल्कुल तीन ये बड़े बड़े से ये ब्लैक ब्लैक बिल्कुल तीर का जो निशान लगाया हुआ है, इसे कहते हैं बुशिंग। ये बुशिंग कौन सी है, तो HT बुशिंग। दो प्रकार की बुशिंग होती है अपने ट्रांसफार्मर में, LT और HT, हाई टेंशन बुशिंग और लो टेंशन बुशिंग। यहाँ पर जिस प्रकार बड़ा होगा, जिस साइड में ये बड़ी बुशिंग होगी उसे अपन HT साइड कहेंगे, और जिस साइड में ये छोटा होगा, जैसे कि इसके पीछे में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो है ये LT बुशिंग, तो लो टेंशन बुशिंग। और इसकी बात करें तो हाई टेंशन बुशिंग। तो यहाँ पर प्रश्न पे आ जाते हैं फिर से अपन। तो डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है वो अपना कौन सा पार्ट है, बुशिंग दिखाई दे रहा है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, हाई वोल्टेज की वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। हाई वोल्टेज की वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यदि अपन पास वोल्ट मीटर की ओर जाए तो वोल्ट मीटर मैक्सिमम बहुत हाई करंट नहीं मेजर कर सकता। मल्टीमीटर सेम उसी प्रकार हाई वोल्टेज जो है मेजरमेंट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को घटाकर मेजरमेंट किया जाता है और वो कार्य करता है PT द्वारा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे कि जो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। एक होता है PT और दूसरा होता है CT, मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यहाँ अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा PT, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके सीधे से रेशियो में मेजरमेंट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वाट मीटर की कॉइलों का क्या नाम है। वाट मीटर डायग्राम में अपने को दिखाया गया है, ये है वाट मीटर जो कि पावर को मेजरमेंट करता है। अब यहाँ पर कॉइलों के बारे में पूछा गया है उसकी, तो कॉइल वाट मीटर में हमेशा दो कॉइल होती है, PC और CC, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दो ही प्रकार की कॉइलें होती है वाट मीटर में, तो अपना यहाँ आंसर हो जाएगा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। परिणामित्र मतलब कि ट्रांसफार्मर को नीमी पैटर्न के अकॉर्डिंग परिणामित्र कहा जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा सामान्य टेस्ट नहीं होता है, नहीं होता है, पूछा गया है सवाल में, टेस्ट नहीं होता है। आंसर ऑप्शन पर जाए, रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, तो अपना ऑप्शन A ही राइट हो जाता है, क्योंकि ये टेस्ट इसमें नहीं किया जाता है। पोलरिटी मतलब ध्रुवता परीक्षण, इम्पीडेंस मतलब Z उसका परीक्षण, और कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, तीनों के तीनों ही अपन करते हैं ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग हेतु। तो अपना आंसर यहाँ पर रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट A ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बकौल्ज रिले कौन से ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। जैसा कि अपने को डायग्राम में दिखाया गया है ये बकौल्ज रिले, तो अपने को पूछा गया है बकौल्ज रिले कौन से ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो हमेशा जहां ऑयल से कूलिंग होती है वहीं पर बकौल्ज रिले काम में लेते हैं, क्योंकि यह ऑयल के अंदर ही होती हैं। दो प्रकार के मरकरी स्विच होते हैं, और बकौल्ज रिले का काम क्या है, यह है किसी भी प्रकार की ट्रांसफार्मर में हानि को, शॉर्ट सर्किट को होने से बचाता है। पहले ही अलार्म बजा देता है। ओवरलोड होने पर किसी भी अवस्था में बकौल्ज रिले का यही कार्य है कि यह इसको क्षतिपूर्ति से बचाता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा C, ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। फेजों की संख्या के आधार पर पूछा गया। वैसे तो कोर टाइप भी होता है, अलग अलग होता है ट्रांसफार्मर, लेकिन फेजों के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो अपने फेजों की संख्या के आधार पर हमेशा दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। अपना पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर अलग होगा, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है।
यदि इसी प्रश्न में आउटपुट वोल्टता के आधार पर पहुंचा जाता तो अपने ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन और स्टेप अप प्रकार का हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक परिणामित्र है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जैसा कि अपन ने पहले भी देखा, पीटी ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आता है। पहली बात तो ये याद रखनी है। अब हमेशा पीटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आता है, मतलब कि स्टेप अप करता है हमेशा इसी को, वोल्टेज को। तो अपना यहाँ आंसर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि ब्रीदर में क्या भरा जाता है। अपन ने पहले भी बात कर ली जैसा कि क्वेश्चन में। तो ब्रीदर में, जिसका कि हिंदी रूपांतरण श्वसक है, श्वसक का कार्य करता है ट्रांसफार्मर में, उसमें सिलिका जेल भरी होती है जिसका कि रंग पूछा जाता है बार बार पेपर्स में। तो यदि शुष्क अवस्था में है, नमी नहीं सोखी हुई है, तो उस समय उसका नीला या फिर आसमानी होता है। जबकि उसी को यदि नमी सोख लेती है सिलिका जेल, तो उस समय गुलाबी रंग की हो जाती है। यहाँ अपना प्रश्न पूछा ब्रीदर में क्या भरा जाता है, तो सिलिका जेल भरी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि परिणामित्र की कोर कौन सी धातु की बनाई जाती है। मतलब कि ट्रांसफार्मर की कोर जो है, जिस पे वाइंडिंग लपेटते हैं, वो किसकी बनाई जाती हैं। तो अपना ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है अपने को। सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका हिस्टेरेसिस जो है, मान जो है बहुत कम होता है, इसीलिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है, आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आने लग गया है, CRGO। ऑप्शन में CRGO भी मिल सकता है। तो यदि CRGO लिखा हुआ है तो ऑप्शन अपना CRGO होगा। CRGO का फुल फॉर्म कोल्ड रोल्ड ग्रेट ओरिएंटेड स्टील। CRGO का फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेट ओरिएंटेड स्टील। तो CRGO या अपने पास जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सिलिकॉन स्टील का ही प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस टेस्ट के द्वारा परिणामित्र की एफिशिएंसी तथा रेगुलेशन के बारे में पता चलता है। तो रेगुलेशन के बारे में पूछा गया है और एफिशिएंसी दक्षता किससे ज्ञात कर सकते हैं, सवाल में ये पूछा गया है। तो बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा अपन ये चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अगला कई बार आ सकता है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा हमेशा कॉपर लॉसेज ज्ञात करते हैं। शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा कॉपर सती, ताम्र सती को ज्ञात किया जाता है। जबकि यही बात ओपन सर्किट के लिए लो सती, आयरन सती को अपन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि लो से जो सती, क्योंकि ओपन सर्किट में और चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, लो सती का मान नहीं बदलता है। तो ओपन सती में लो सती का मान ज्ञात करते हैं और शॉर्ट सर्किट यदि पूछ ले तो ताम्र सती का मान ज्ञात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिणामित्र के अंदर कॉपर लॉसेज उत्पन्न किस में होते हैं। कॉपर लॉसेज किस में उत्पन्न होते हैं, जाहिर सी बात है जिसमें वाइंडिंग होगी उसी में ये दोष उत्पन्न होंगे। तो वाइंडिंग में, बॉडी वगैरह में क्योंकि वाइंडिंग नहीं होती है तो वहाँ पर ये दोष उत्पन्न नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर जाते हैं अपन। अधिकतम एफिशिएंसी के लिए क्या शर्त है। मतलब कि ट्रांसफार्मर की दक्षता यदि अधिकतम बढ़ानी है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी। तो अपन आंसर की ओर जाएंगे, कॉपर सती बराबर लो सती के। यदि आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज दोनों इक्वल हो जाए तो उस अवस्था में ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। किसी परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। किसी परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है अपने पास कोर में उत्पन्न फ्लक्स, ऑप्शन बी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या, ऑप्शन सी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो अपना आंसर हो जाएगा तीनों ही पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो अपन ईएमएफ का फॉर्मूला लेते हैं वो होता है E बराबर 4.445 m, पाई मैक्सिमम FN। तो अपने पास तीनों ही चीज़ें आ रही हैं, अधिकतम फ्लक्स घनत्व भी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी आ रही है और उसमें जो है
टर्नों की संख्या भी आ रही है, तो तीनों पर ही निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम व ज़्यादा करने पर फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ट्रांसफार्मर जनरली बना ही वोल्टेज कम व ज़्यादा के लिए है। फ्रीक्वेंसी अपनी फिक्स है जो कि अपरिवर्तित होती है वोल्टेज के परिवर्तन से, क्योंकि सीधा सा कोई संबंध नहीं होता यहाँ पर। तो वोल्टेज कम करें या ज़्यादा करें फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो फिक्स। इनपुट में 50 हर्ट्ज है, आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज ही होती हैं, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, परिणामित्र का पावर फैक्टर होता है। परिणामित्र का पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर हमेशा या तो इकाई होगा या 0 से 1 के मध्य होगा। अब पावर फैक्टर इकाई जो है, यूनिटी हमेशा डीसी परिपथ का होता है, डीसी सर्किट का होता है। जैसे कि अपना बल्ब की बात करें, जिसमें रेजिस्टिव की बात करें, तो उसका हमेशा इकाई पावर फैक्टर होता है। जबकि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर अपन इस प्रकार नहीं ज्ञात कर सकते, ये 0 से 1 के मध्य कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है और एसी का पावर फैक्टर जो है 0 से 1 के मध्य होता है। इकाई पावर फैक्टर डीसी से कार्य करने वाली चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का 0 से 1 के मध्य, जो कि हमेशा लोड के ऊपर निर्भर करेगा, लोड किस प्रकार का ज़्यादा जुड़ा हुआ है उसी पर डिपेंडेंट करेगा ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर फेराडे ने जो नियम दिया था उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि वही ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर लें तो वो सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि उसी में एक ही वाइंडिंग होती है, और सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिणामित्र में कौन सी वाइंडिंगों में घुमाव की संख्या कम होती है? तो सीधा सा अपन ये नहीं कह सकते, ये वोल्टेज पर डिपेंडेंट होगा कि वोल्टेज कम स्टेप डाउन कर रहे हैं कि स्टेप अप कह रहे हैं। तो वाइंडिंग में घुमावों की संख्या जिसमें कम होगी वो LT होगी, मतलब कि लो टेंशन, जिसमें कि वोल्टेज की मात्रा कम होगी। यदि यही घुमावों की संख्या अधिक कर दी जाती तो अपन ऑप्शन जाते बी की ओर, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिणामित्र में वोल्टेज से नो लोड करंट कितनी डिग्री पीछे रहती है? तो ये फिक्स आंकड़ा है जो कि 75 डिग्री, अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, 75 डिग्री पीछे रहती है हमेशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिणामित्र रेटिंग आमतौर पर संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, मतलब कि परिणामित्र की रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है? KVA में। ऑप्शन अपन जाएंगे ए की ओर। KVA में हमेशा ट्रांसफार्मर, क्योंकि KVA में होता है 1 KVA 10 KVA, जितना भी KVA में, KVA का फुल फॉर्म है किलो वोल्ट एम्पियर। KW में मोटर्स वगैरह की मापते हैं, एम्पियर में जो है ये फ्यूज़ की रेटिंग एम्पियर्स में मापी जाती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदलना जाता है? मतलब कि 3 फेज से 2 फेज में अपने को बदलना है, 3 फेज को 2 फेज में बदलना है। तो यह हमेशा स्कॉट कनेक्शन, स्कॉट या TT कनेक्शन जिसे अपन कहते हैं, उसी के द्वारा 3 फेज को 2 फेज सप्लाई में बदला जाता है। 2 फेज सप्लाई का मैनुअली जो है वो भट्टियों में कार्य होता है, तो वहाँ पर 2 फेज सप्लाई का काम पड़ता है, इसीलिए 3 फेज को 2 फेज में बदला जाता है। विद्युत भट्टियाँ जहाँ होती है वहाँ पर स्कॉट कनेक्शन काम में लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिबाधा का प्रतीक क्या है? प्रतिबाधा मतलब कि इम्पीडेंस, अंग्रेजी में अपन कहते हैं इम्पीडेंस, और उसका प्रतीक हमेशा अपन S प्रयोग में लेते हैं, और इसका मात्रक जेड काम में लेते हैं, और मात्रक की बात करें तो हमेशा ओम होता है। प्रतिबाधा का प्रतीक Z और मात्रक ओम। अगले क्वेश्चन की बात करें, करंट का मान बढ़ाने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं? करंट का मान बढ़ाने के लिए सेलों को मतलब कि कौन से क्रम में लगाए, श्रेणी या समांतर? श्रेणी क्रम में
हमेशा वोल्टेज के मान में बढ़ोतरी होती है, जबकि समांतर क्रम में हमेशा करंट के मान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान बराबर होता है और श्रेणी क्रम में हमेशा करंट का मान इक्वल होता है। तो अपन सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर करंट की मात्रा बढ़ाएंगे। यदि पूछ ले सवाल में कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर अपना आंसर जाते श्रेणी क्रम की ओर। फिलहाल यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिपथ ए बी का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अपने को डायग्राम दिखाया गया है, उसका तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो अपने सवाल में सीधा स्टार्टिंग पॉइंट अपना यह है, ए व बी के मध्य, इस पॉइंट से इस पॉइंट के मध्य अपना पूछा गया है। तो अपन चलते हैं सवाल की ओर। न्यूमेरिकल है अपने पास, दिखाई दे रहा है 2 ओम और 10 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 6 ओम। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्यूशन करना है। तो अपना सीधा से तो सवाल में देखते हैं, पहले यहाँ से अपने को सॉल्यूशन करना है। 2 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस समान श्रेणी क्रम में है, जबकि इसके समांतर क्रम में 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 10 पहले श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा 12 ओम, और उसके बाद ये समांतर क्रम में 6 ओम। तो इसका सॉल्यूशन 12 गुणा 6 और 12 प्लस 6, तो 18 ओम नीचे आ जाएगा, और 12 6 72। तो कुल मिलाकर यदि इसको काटें तो 4 ओम अपना आंसर आ जाता है। 4 ओम यहाँ तक का सॉल्यूशन। फिर 4 ओम को इस 8 ओम के साथ यदि जोड़ते हैं तो फिर से वही 12 ओम हो जाता है। 12 ओम को इस 6 ओम के साथ कनेक्टेड करने पर फिर से समांतर क्रम में हो जाता है, और यहाँ पर फिर से अपना आंसर 4 ओम ही हो जाता है। इसे 4 ओम के साथ इसको जोड़ना है, फिर उसके बाद 4 ओम प्लस 4 ओम, ये 8 ओम हो जाता है। इस 8 ओम के समांतर क्रम में ये जुड़ा है 8 ओम का, तो उसका फिर से वैल्यू 4 ओम हो जाएगा। उस 4 ओम के बाद फिर से ये 4 ओम इसके श्रेणी क्रम में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू फिर से 8 ओम हो जाएगी। यहाँ तक ये 8 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस 8 ओम के ये 8 ओम वाला रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़ा है, तो दोनों की वैल्यू आधी हो जाएगी, क्योंकि समांतर क्रम में हमेशा समान मान का है। तो RIN हो जाता है। तो 8 में 2 का भाग देने पर 4 ओम फिर से हो गया, और लास्ट में परिपथ में ये 6 ओम का बचा, और इनको सॉल्यूशन करने पर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस बचा। तो 6 और 4 10 ओम का कुल मान का अपना पास प्रतिरोध आ गया। तो सवाल में अपने को दिया हुआ है बी ऑप्शन की ओर अपन जाएंगे, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। चलते हैं अगले सवाल में। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। धारा की बात करें तो उसका एम्पियर होता है। वोल्टेज EMF का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जबकि पावर का मात्रक वाट होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आवृत्ति बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रीक्वेंसी का जो प्रभाव है वो एकदम से उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आवृत्ति जो है, आवृत्ति C और F में संबंध पूछा है, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, और इसलिए धारिता घटेगी। आवृत्ति बढ़ाने पर धारिता घटती है हमेशा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर धारिता घटती है, जबकि फ्रीक्वेंसी घटाने पर धारिता के मान में वृद्धि होती है। तो दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।